नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास 3 दिलचस्प विषय हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे और ये सब हाल के स्रोतों पर ही आधारित हैं। जी। पहला तो है भारत और जापान के बीच रिश्ते कैसे और गहरे हो रहे हैं। दूसरा, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की क्या स्थिति है, क्या मुश्किलें हैं। हाँ, ये भी जरूरी मुद्दा है। और तीसरा, भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कैसे आधुनिक बना रहा है और भविष्य के लिए क्या योजना है। बिल्कुल। ये सभी हाल की खबरों और विश्लेषणों पर आधारित हैं। हमारा मकसद है इन जटिल विषयों की तह तक जाना, जरूरी बातें समझना और ये देखना कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए भारत जापान संबंधों से शुरू करते हैं। हाल में काफी कुछ हुआ है इस मोर्चे पर, है ना? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री की हालिया जापान यात्रा काफी अहम रही है। इसने भारत जापान की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी, जो पहले से ही मजबूत थी, उसे और कह सकते हैं ठोस बनाया है। अच्छा। इस दौरे में 13 समझौते हुए, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात शायद ये है कि अगले 10 सालों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 अरब अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अरे वाह, 10 ट्रिलियन येन! ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। मतलब जापान भारत को लेके बहुत गंभीर है। हाँ, लगता तो यही है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। शायद आपने कहा 13 समझौते हुए और एक जॉइंट विजन रोड मैप की भी बात है। ये क्या चीज है? सही कहा, ये सिर्फ निवेश से कहीं बढ़कर है। ये जॉइंट विजन रोड मैप अगले दशक के लिए एक तरह से एक खाका है जिसमें 8 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस है। 8 क्षेत्र कौन कौन से? इसमें देखिए, आर्थिक साझेदारी तो है ही, साथ में सुरक्षा, लोगों की आवाजाही, पर्यावरण स्थिरता, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क और यहाँ तक कि राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच सीधे सहयोग पर भी जोर है। अच्छा, मतलब काफी व्यापक है ये तो। हाँ, ये दिखाता है कि रिश्ता कितना मल्टी डायमेंशनल और गहरा हो गया है। ये देखना दिलचस्प है कि ये रिश्ते कैसे बने। मतलब इतिहास में जाएं तो बौद्ध धर्म के जरिए पुराना जुड़ाव है। जी। फिर नेहरू जी का वो हाथी भेंट करना और 52 में औपचारिक संबंध शुरू हुए। लेकिन ये विशेष रणनीतिक साझेदारी तक का सफर कैसे तय हुआ? ये अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे हुआ। देखिए, 2000 में इसे वैश्विक साझेदारी कहा गया, फिर 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी और फिर 2014 में, हाँ, प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी के समय में इसे विशेष का दर्जा मिला। हाँ, मुझे याद है। और 2015 में भारत जापान विजन 2025 आया, जिसने एक तरह से सहयोग की दिशा तय की। तो ये एक क्रमिक विकास है जो पिछले 2 दशकों में तेज हुआ है, कह सकते हैं। और सुरक्षा के क्षेत्र में आजकल इंडो पैसिफिक की बहुत बात होती है, उसमें यह साझेदारी कितनी अहम है? सुरक्षा सहयोग अब इस रिश्ते का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। 2008 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था, उसे अब और अपडेट किया गया है। अच्छा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों मतलब NSA लेवल पर सीधी बातचीत होती है। तीनों सेनाओं के बीच साझा अभ्यास बढ़ गए, जैसे धर्मगार्जन आर्मी का वीर गार्जन एयरफोर्स का, और नौसेना तो मिलन जैसे मल्टीलैटरल अभ्यास में साथ है ही। हाँ, मैंने मालाबार अभ्यास के बारे में भी सुना है, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, और जिमेक्स भी है शायद। बिल्कुल, मालाबार तो क्वाड देशों का प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है और जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज खास तौर पर भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच होता है। अच्छा। इसके अलावा देखिए, सरकारों के बीच 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिलते हैं। हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक अहम समझौता है ACSA, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट। ये बेसिकली एक दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने की सुविधा देता है। यानी फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह। जी। हाल ही में पहली बार जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स भी हुई हैं और रक्षा उपकरणों के मिलकर उत्पादन पर भी जोर है, जैसे मिसाइल डिफेंस और समुद्री निगरानी तकनीक पर DRDO और जापान की एटिला मिलकर काम कर रहे हैं। ये तो काफी विस्तृत सहयोग लग रहा है रक्षा में। क्या टेक्नोलॉजी और स्पेस में भी ऐसी ही नजदीकी दिख रही है? हाँ बिल्कुल, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 शुरू की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर भी एक साझा पहल है, खासकर LLMs और R&D पर। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल? जी हाँ, और सबसे रोमांचक शायद ISRO और JAXA
जो जापान की स्पेस एजेंसी है, उनके बीच हुआ समझौता है चंद्रयान 5 मिशन के लिए। अच्छा, ये कब के लिए है? ये चांद के ध्रुवीय क्षेत्र का एक जॉइंट मिशन होगा। तारीख अभी तय नहीं है शायद, पर ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, स्पेस अवेयरनेस और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की बात चल रही है। और जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलेट ट्रेन का जिक्र तो हमेशा होता है, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, उस पे काम चल रहा है। इसमें अगली पीढ़ी की शिंकानसेन तकनीक इस्तेमाल होगी, जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 360? हाँ, लेकिन इसमें कुछ देरी जरूर हुई है, ये मानना पड़ेगा, खास तौर पे जमीन अधिग्रहण और दूसरी वजहों से। पहले 2022 का लक्ष्य था, अब शायद 2028 या उसके बाद ही पूरा हो पाए। देरी तो है। पर जापान का सहयोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दिल्ली मेट्रो में भी जापान ने भारी निवेश किया था, ये हमें याद रखना चाहिए। और भारत का लक्ष्य 2047 तक 7000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है, तो इसमें जापान एक अहम भागीदार हो सकता है। और पर्यावरण, आजकल क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है, क्या इस पर भी कोई साझा पहल है? हाँ, पेरिस समझौते के तहत एक जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM लागू किया जा रहा है। ये बेसिकली कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में मदद करेगा। अच्छा। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे भविष्य के ईंधनों पर भी सहयोग की घोषणा हुई है, और एक सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बनते हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए एक मानव संसाधन विनिमय कार्य योजना है। इसका लक्ष्य अगले कुछ सालों में करीब 5 लाख लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। 5 लाख? हाँ, इसमें 50,000 कुशल भारतीय श्रमिक भी शामिल होंगे, जिन्हें जापान में काम करने का मौका मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा राज्यों और प्रांतों के बीच सीधी साझेदारी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम और डिप्लोमैट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं। अब इंडो पैसिफिक पर वापस आते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी FOIP विजन, ये कैसे साथ चलते हैं? इनमें तालमेल है? हाँ, काफी हद तक ये एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का जोर एक खुले, नियम आधारित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। भारत का IPOI, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, और जापान का FOIP इसी दिशा में काम करते हैं। अच्छा। 2017 में एक्ट ईस्ट फोरम भी बना था, जो खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास में जापानी सहयोग को केंद्रित करता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि जापान भारत को आधिकारिक विकास सहायता मतलब ODA देने वाला सबसे बड़ा देश है। हाँ, ये बात तो है। और क्वाड, ISA, CDRI, SCRI जैसे कई मल्टीलैटरल मंचों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। अब व्यापार और निवेश की बात करें तो क्या ये सच है कि जापान भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहा है? वो जो चाइना +1 रणनीति कहते हैं? हाँ, ये सोच बढ़ रही है। जापान भारत को एक बड़े बाजार और एक कह सकते हैं भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है। अच्छा। इसके लिए सीपा, जो 2011 में हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसकी समीक्षा की जा रही है ताकि व्यापार और आसान हो। गुजरात की गिफ्ट सिटी में जापानी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जैसा हमने पहले कहा, 2035 तक $68 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी एक संयुक्त कार्य योजना है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कुछ चुनौतियां भी हैं इस रिश्ते में, या सब ठीक ही चल रहा है? नहीं, चुनौतियां तो हर रिश्ते में होती हैं। सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है व्यापार असंतुलन, मतलब ट्रेड इम्बैलेंस। अच्छा, वो कैसे? सीपा होने के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में जापान ने भारत को लगभग $17.7 अरब का सामान बेचा, जबकि भारत जापान को सिर्फ $5.15 अरब का ही बेच पाया। अरे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसकी वजह क्या है? क्या भारतीय सामान जापानी बाजार में टिक नहीं पाता, या कुछ और बात है? कुछ हद तक गुणवत्ता और मानकों का सवाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जापान की नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब आयात शुल्क के अलावा जो रुकावटें होते हैं, जैसे बहुत कड़े टेस्टिंग मानक, सर्टिफिकेशन प्रक्रियाएं, खासकर कृषि और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में, ये भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। और सीपा में सुधार की रफ्तार भी धीमी रही है।
और रणनीतिक स्तर पर क्या दोनों देश हमेशा एक ही नजरिए से दुनिया को देखते हैं? यहाँ थोड़े अंतर है, स्वाभाविक है। देखिए, भारत हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है। मतलब वो किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। हाँ, ये तो भारत की पारंपरिक नीति रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जापान का अमेरिका के साथ एक औपचारिक सुरक्षा गठबंधन है। ये अंतर कई बार वैश्विक मुद्दों पर प्रतिक्रिया में दिखता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों का रुख थोड़ा अलग रहा। वो तो था। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में भी हल्का फर्क है। भारत का फोकस दक्षिण एशिया और हिंद महासागर पर ज्यादा रहता है, जबकि जापान स्वाभाविक रूप से पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर पर ज्यादा केंद्रित है। और प्रोजेक्ट शो में देरी की भी बात थी। बुलेट ट्रेन के अलावा और भी कुछ? हाँ, बुलेट ट्रेन का जिक्र हमने किया। उसके अलावा भारत जापान से US-2 नाम के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, जो जमीन और पानी दोनों से ऑपरेट कर सकें, वो खरीदना चाहता था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन ये सौदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कीमत जैसे मुद्दों पर काफी समय से अटका हुआ है। तो ये सब चुनौतियां हैं। इनसे निपटते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, संक्षेप में बताएं। देखिए, मोटे तौर पर कुछ चीजें हैं। आर्थिक मोर्चे पर CEPA को जल्दी से सुधारना होगा ताकि व्यापार संतुलन बेहतर हो सके। जापानी निवेश को सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्रों में लाने पर जोर देना होगा। ठीक है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को और मजबूत करना होगा। रक्षा में साझा अभ्यास और बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिलकर हथियार बनाने पर काम तेज करना होगा। इंडो पैसिफिक में क्वाड जैसे मंचों पर तालमेल और बेहतर करना, समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था के लिए मिलकर आवाज उठाना जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं में तेजी लानी होगी। और सबसे जरूरी, लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, भाषा, पर्यटक, स्किल्ड वर्कर्स की आवाजाही, इसे और आसान बनाना होगा। ठीक है, तो ये भारत जापान संबंधों का एक कह सकते हैं पूरा लेखा जोखा था। अब अपने दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार। हाल ही में NHRC ने इस पर एक सम्मेलन भी किया था। क्या स्थिति है इस मोर्चे पर? हाँ, NHRC का वो सम्मेलन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव और उन्हें संस्थागत मदद कैसे मिले, इस पर केंद्रित था। देखिए, भारत में कानूनी तौर पर तो काफी प्रगति हुई है, खासकर पिछले 1 दशक में। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण है। समाज में स्वीकृति और बराबरी का दर्जा मिलना, वो अभी भी एक बड़ा संघर्ष है। पहले कानूनी पक्ष को समझते हैं। 2019 में एक कानून आया था, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। जी। ये क्या कहता है और ट्रांसजेंडर किसे माना जाता है इस कानून के तहत? ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। अच्छा। इसमें ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति, जेंडर क्वियर और किन्नर, हिजड़ा, अरवानी, जोगता जैसी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इनकी अनुमानित संख्या? 2011 की जनगणना में तो करीब 4.8 लाख लोग गिने गए थे। हालांकि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। तो ये कानून क्या अधिकार देता है? ये कानून शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, कहीं आने जाने या सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल में भेदभाव को रोकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्व पहचान के अधिकार को मान्यता देता है। स्व पहचान मतलब कोई भी व्यक्ति खुद अपनी लैंगिक पहचान बता सकता है और इसके लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट से एक पहचान पत्र मिल सकता है। इसके लिए किसी तरह की मेडिकल जांच या सर्जरी अनिवार्य नहीं है। ये तो बड़ी बात है। और अदालतों की क्या भूमिका रही है? मैंने नालसा केस के बारे में सुना है। नालसा बनाम भारत संघ 2014 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, इसी फैसले में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता मिली। अच्छा। और कोर्ट ने कहा कि अपनी लैंगिक पहचान चुनना अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हाल ही में 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र में भी नाम और लिंग बदलवा सकते हैं। इससे पहले 2009 में चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अन्य का विकल्प जोड़ा था। तो कानूनी तौर पर तो स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन आप कह रही हैं कि जमीनी हकीकत अलग है। क्या मुख्य चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक कलंक और भेदभाव, स्टिग्मा जिसे कहते हैं। इसके कारण उन्हें अक्सर परिवार, समाज, स्कूल और काम की जगह पे उत्पीड़न और अस्वीकृति झेलनी पड़ती है।
इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी एक बड़ी समस्या है। नालसा के ही सर्वे में 27% लोगों ने कहा था कि उन्हें उनकी पहचान के कारण इलाज से मना कर दिया गया। ओह, ये तो गंभीर है। हाँ, और लिंग पुष्टि सर्जरी या हार्मोन थेरेपी जैसे इलाज बहुत महंगे हैं, करीब 2 से 5 लाख रुपए तक। बीमा कवर बहुत सीमित है। आयुष्मान भारत योजना के तहत TG+ कार्ड है, लेकिन इसकी जानकारी और उपलब्धता दोनों कम है। शिक्षा में क्या हाल है? शिक्षा के क्षेत्र में भी मुश्किलें हैं। 2011 में इनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 74% से काफी कम थी, 56.1%। स्कूलों में अक्सर इन्हें चिढ़ाया जाता है, माहौल सुरक्षित नहीं होता। और रोजगार? क्या नौकरियों में भी भेदभाव होता है? हाँ, रोजगार पाना और उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। भर्ती के समय पक्षपात होता है, काम करने की जगह पर माहौल अक्सर शत्रुतापूर्ण होता है, और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट अक्सर नहीं होती। इसके कोई आंकड़े हैं? NHRC की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 92% ट्रांसजेंडर किसी न किसी तरह के आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं। ILO ने 2022 में कहा कि भारत में 48% ट्रांसजेंडर बेरोजगार हैं। 48%? लगभग आधे। जी, बैंक खाता खोलने या लोन लेने में भी दिक्कतें आती हैं। हालांकि RBI ने हाल में सर्कुलर जारी कर बैंकों को इसमें नरमी बरतने को कहा है, पर जमीनी स्तर पर सुधार धीमा है। सरकार ने कुछ योजनाएं भी तो शुरू की हैं, जैसे स्माइल योजना के बारे में सुना था मैंने। हाँ, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्माइल योजना है, जिसके तहत गरिमा गृह नाम से शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां रहने, खाने, कौशल विकास और चिकित्सा सहायता मिलती है। ये कितने हैं और क्या ये प्रभावी है? संख्या अभी बहुत कम है, उनमें फंड की कमी रहती है और लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आयुष्मान भारत TG+ कार्ड का जिक्र हमने किया। योजनाओं और शिकायतों के लिए एक नेशनल पोर्टल भी बनाया गया है। अच्छा। उन्हें दिव्यांग पेंशन योजना में भी शामिल किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर का अलग विकल्प है। गृह मंत्रालय ने जेलों में भी ट्रांसजेंडर कैदियों की प्राइवेसी और गरिमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कुछ राज्यों ने भी पहल की है शायद। हाँ, कुछ राज्यों ने अच्छी पहल की है, जैसे केरल ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिया है, हॉस्टल की सुविधा दी है। महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल बनाने की बात कही है। तो कानूनी ढांचे और सरकारी योजनाओं के बावजूद अगर हालात नहीं सुधर रहे तो और क्या करने की जरूरत है? क्या सुझाव है? देखिए, सबसे पहले तो 2019 के कानून को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की जरूरत है। हर जिले में शिकायत निवारण सेल बनने चाहिए, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में समावेशी नीतियां लानी होंगी, कंपनियों को विविधता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जैसे टाटा स्टील ने किया है, वो एक अच्छा मॉडल है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। ट्रांसजेंडर उद्यमियों को लोन और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। विश्व बैंक का एक अनुमान है कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय को काम करने के समान अवसर मिलें तो भारत की GDP 1.7% तक बढ़ सकती है। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षित माहौल बनाना होगा, शिक्षकों की ट्रेनिंग, बुलिंग रोकने के नियम, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार हो? बीमा कवरेज बढ़ाना होगा, डॉक्टरों और स्टाफ को संवेदनशील बनाना होगा, खास क्लिनिक खोलने होंगे, और सबसे जरूरी है समाज की सोच बदलना। हाँ, वो कैसे होगा? इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे, मीडिया में उनका सही चित्रण दिखाना होगा, स्टीरियोटाइप नहीं। कुवागम जैसे उनके सांस्कृतिक उत्सवों को समर्थन देना होगा, और ये समझाना होगा कि वे भी हम सब की तरह इंसान हैं, समान अधिकारों के हकदार हैं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन जैसे कैंपेन चलाने होंगे। बिल्कुल, ये एक लंबी लड़ाई है लेकिन जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी विषय पर चलते हैं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और उसकी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिशें। खबरें हैं कि भारत इस क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश के दरवाजे खोलने पर विचार कर रहा है। हाँ, ऐसी चर्चा जोरों पर है। भारत अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, ऐसा लगता है। इसमें कानूनी सुधार शामिल हो सकते हैं ताकि नियंत्रित तरीके से निजी और विदेशी कंपनियों को निवेश की इजाजत दी जा सके। अच्छा। साथ ही परमाणु दुर्घटना की स्थिति में सप्लायर्स की देनदारी, वो जो लायबिलिटी वाला मुद्दा है,
उसे सुलझाने और नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाने की भी कोशिश है। मकसद साफ है, अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाना, खासकर कम कार्बन उत्सर्जन वाले नए रिएक्टरों जैसे लाइट वाटर रिएक्टर्स LWRs और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs के जरिए। परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ा बुनियादी तौर पर बताएं। भारत में इसकी क्या स्थिति है और ये क्यों जरूरी है? मतलब आजकल रिन्यूएबल पर इतना जोर है तो न्यूक्लियर क्यों? देखिए, परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा है जो एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक से निकलती है। अभी ज्यादातर रिएक्टर विखंडन यानी फिशन पर आधारित है। इसकी खासियत है कि ये बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करती है, ये रिन्यूएबल की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है और लगातार 24 घंटे बिजली सप्लाई कर सकती है, जिसे बेसलोड पावर कहते हैं। अच्छा, बेसलोड। हाँ, भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता करीब 8.18 गीगावाट है। लक्ष्य इसे 2031-32 तक 22.48 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने का है। 100 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, महत्वाकांक्षी है। अभी भारत में 20 से ज्यादा रिएक्टर चल रहे हैं, जिन्हें सरकारी कंपनी NPCIL चलाती है। 12 से ज्यादा नए रिएक्टर बनाने की योजना है और कलपक्कम में भारत का अपना बनाया हुआ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR भी लगभग तैयार है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। सरकार का इसमें कितना जोर है? क्या बजट में भी इसका असर दिखता है? हाँ, सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। 2025-26 के बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही 2033 तक 5 भारत स्मॉल रिएक्टर BSR लगाने का भी लक्ष्य है। ये दिखाता है कि सरकार परमाणु ऊर्जा को भविष्य के एनर्जी मिक्स का एक अहम हिस्सा मानती है। भारत के लिए परमाणु ऊर्जा इतनी अहम क्यों है, खासकर जब सौर और पवन ऊर्जा पर भी इतना जोर है? इसके कई कारण हैं। पहला, ये भरोसेमंद बिजली देती है। सौर और पवन ऊर्जा इंटरमिटेंट होती है, मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा दिन रात हर मौसम में चल सकती है। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए ये जरूरी है। छोटे रिएक्टर दूर दराज के इलाकों तक भी बिजली पहुंचा सकते हैं। दूसरा, भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में बहुत मदद कर सकती है। सही बात है। तीसरा, स्टील, सीमेंट, डेटा सेंटर जैसे उद्योगों को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है, वो भी लगातार। परमाणु ऊर्जा इसे पूरा कर सकती है। चौथा, परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भरता जैसे PFBR भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है और उसे वैश्विक ऊर्जा मंच पर एक अहम खिलाड़ी बनाती है। अपने SMRS यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का जिक्र किया, ये क्या है और ये पारंपरिक रिएक्टरों से कैसे अलग हैं? SMRs अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर हैं। स्मॉल इसलिए क्योंकि इनकी क्षमता आमतौर पर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक MWE प्रति यूनिट से कम होती है, जबकि परंपरागत रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक MWE या उससे भी ज्यादा के होते हैं। अच्छा, काफी छोटे। हाँ, मॉड्यूलर इसलिए क्योंकि इनके हिस्सों को फैक्ट्री में बनाकर साइट पर लाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। इससे निर्माण में कम समय और पैसा लगता है, ऐसा माना जाता है। मतलब प्लग एंड प्ले जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक। और रिएक्टर तो ये हैं ही। इनका छोटा आकार इन्हें उन जगहों के लिए भी उपयुक्त बनाता है जहां बड़े रिएक्टर नहीं लग सकते या जहां ग्रिड छोटा है। ये सब सुनने में तो भविष्य की तस्वीर लगती है, लेकिन क्या भारत इस आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या सप्लाई चेन में कोई चुनौतियां हैं? आपने लायबिलिटी की बात की थी। हाँ, चुनौतियां कई हैं और सप्लाई चेन उनमें से एक बड़ी चुनौती है। परमाणु ऊर्जा में सुरक्षा और गुणवत्ता का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस, QA एक और समस्या है। कई बार QA प्रक्रिया में कमी या योग्य QA प्रोफेशनल्स की कमी के कारण प्रोजेक्ट में देरी होती है। और साइबर सुरक्षा, परमाणु संयंत्र तो बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, ये एक बढ़ती हुई चिंता है। कुछ वैश्विक वेंडर्स ने भी भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों की साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अगर साइबर हमला होता है तो न सिर्फ महत्वपूर्ण डेटा चोरी हो सकता है, बल्कि रिएक्टर के संचालन में भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। नियामक यानी रेगुलेटरी स्तर पर भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे डिजाइन सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था AERB और क्वालिटी कंट्रोल देखने वाली NPCIL के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई जाती है। क्या स्वदेशीकरण में भी कोई बाधा है?
और कानूनी ढांचे की क्या दिक्कतें हैं लाइबिलिटी के अलावा? कुछ अहम क्षेत्रों जैसे कंट्रोल सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन में स्वदेशीकरण के लिए हम काफी हद तक एक ही सरकारी कंपनी जैसे ECIL पर निर्भर हैं, जिसकी क्षमता सीमित बताई जाती है। अच्छा। और कानूनी ढांचा भी एक बड़ा मुद्दा है। मौजूदा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 निजी कंपनियों की भागीदारी को बहुत सीमित करता है। इससे निवेश और नई टेक्नोलॉजी का विकास धीमा होता है। और वो लायबिलिटी वाला कानून? हाँ, वो सबसे बड़ी कानूनी अड़चन है। आपूर्तिकर्ता की देनदारी, सप्लायर लायबिलिटी का कानून, जो 2010 में आया था। इसमें परमाणु दुर्घटना होने पर आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी कितनी होगी, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बीमा के नियम भी साफ नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण विदेशी और घरेलू दोनों तरह के सप्लायर भारत में परमाणु प्रोजेक्ट्स में शामिल होने से हिचकिचाते हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? देखिए, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है, जो छोटे और मध्यम सप्लायर्स को ट्रेनिंग देकर LWRS और SMRs के लिए तैयार करे। नए घरेलू वेंडर्स को बढ़ावा देना होगा। क्वालिटी के लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज्यादा योग्य QA प्रोफेशनल्स की भर्ती करनी होगी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करना होगा और सप्लायर्स की साइट पर QA टीमों को तैनात करना होगा शायद। और साइबर सुरक्षा? साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत और आधुनिक फ्रेमवर्क बनाना होगा, जिसमें प्लांट चलाने वाले और सप्लायर्स दोनों शामिल हों। और सबसे जरूरी है कानूनी बदलाव। हाँ, वो लायबिलिटी वाला मुद्दा। जी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, विद्युत अधिनियम और खासकर परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा। नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाना होगा, ताकि निवेशकों और सप्लायर्स का भरोसा बढ़े और विदेशी सहयोग व निवेश आ सके। और रणनीतिक रूप से भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपने स्वदेशी SMRs के विकास में तेजी लानी होगी। प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन तय करनी होगी। साथ ही जो भारतीय कंपनियां अच्छी गुणवत्ता के परमाणु उपकरण बना सकती हैं, उन्हें वैश्विक बाजार में निर्यात करने में मदद करनी होगी। इससे उनकी क्षमता बढ़ेगी, वे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और भारत परमाणु सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बन सकेगा। तो आज हमने 3 अलग अलग लेकिन बेहद अहम मुद्दों पर बात की। भारत जापान रिश्ते जो नए आयाम छू रहे हैं, लेकिन जिनमें कुछ चुनौतियां भी हैं। हाँ। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की लड़ाई, जहां कानूनी जीत के बावजूद सामाजिक बराबरी अभी दूर है। बिल्कुल। और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे आधुनिक बनाने की राह में कई बाधाएं हैं। हाँ, और ये तीनों विषय कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए भी हैं। अगर आप देखें तो वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, देश के भीतर सामाजिक समावेश और भविष्य की ऊर्जा जरूरतें, ये सब मिलकर ही आने वाले भारत की तस्वीर बनाएंगी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं, ये विचार करने के लिए कि ये तीनों क्षेत्र, वैश्विक साझेदारी, सामाजिक न्याय और ऊर्जा सुरक्षा, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या एक क्षेत्र में प्रगति दूसरे को आगे बढ़ाएगी, या एक जगह की चुनौती दूसरी जगह बाधा बन सकती है? आने वाले दशक में भारत के लिए इन सवालों के जवाब खोजना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।